मैट्रिसेस चैप्टर 3, क्लास 12 का मैट्रिसेस चैप्टर 3। स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान टॉपिक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। अगर हम सीबीएसई में देखें तो सीबीएसई में इसमें मार्क्स लेना बहुत आसान है, बहुत लड्डू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन हमारे जेई मेंस एडवांस में पूछे जाते हैं। जेई मेंस में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, दोनों ही टॉपिक से, और 4 मार्क्स के 8 मार्क्स हमें मिल जाते हैं बहुत आसानी से। जेई मेंस के एक क्रैश कोर्स चल रहा है, केवल 25 लेक्चर्स 250 क्वेश्चंस का एक सुपर रिवीजन प्लान चल रहा है, जो स्टूडेंट्स अप्रैल में पेपर देने वाले हैं जेई मेंस का, उसको जाके देखें। और जो 11 से 12th में आए हैं उनका स्वागत है यहाँ पर। आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी चैप्टर 3 और 4 से स्टार्ट करने की, नहीं तो जनरली हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेस में डिटरमिनेंट्स का और मैट्रिक्स का यूज़ होता है और बहुत यूज़ होता है और डेली लाइफ में हम ना यूज़ करते हैं। आपने देखा है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उस इन्फॉर्मेशन को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम लेके आ जाएं तो काम करना बड़ा आसान रहता है, उनकी मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान रहता है। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किसका? नंबर्स का और फंक्शंस को अगर हम अरेंज कर लें रोज और कॉलम्स में तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मैट्रिक्स। आपकी बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में आपने देखा है कि राधा हैज़ 16 नोटबुक्स। अगर ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि राधा हैज़ 16 नोटबुक्स, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? 16 एक इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में कि ये नोटबुक्स का नंबर है जो राधा के पास में है। अगर स्टेटमेंट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, बोल दिया जाए कि राधा हैज़ 16 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स, और इसको अगर इस तरह के स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख दिया जाए, एक रो की फॉर्म में 16 और 5 को, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में कि नंबर नोटबुक्स का है और दूसरा वाला नंबर पेन्स का है जो राधा के पास में है, तो ये लिखना बड़ा आसान रहता है। लैंग्वेज में लिखेंगे राधा हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन, और उसी इन्फॉर्मेशन को हमने लिख दिया इस तरह से, तो लिखने में थोड़ा आसान रहता है। और इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यहाँ कुछ नंबर्स को अरेंज किया जा रहा है। और अगर ऐसा ही इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि राधा के पास 16 नोटबुक्स हैं और 5 पेन्स हैं, और अगर हमें दिया हुआ है 16 नोटबुक्स 5 पेन्स, फूजिया के पास में 20 नोटबुक्स 6 पेन, सिमरन के पास में 10 नोटबुक्स और 5 पेन्स हैं। अगर ये डाटा आपको दे रखा है और ये हम इस अंडरस्टैंडिंग साथ में इस तरह के स्ट्रक्चर बना लें कि ये हमारे नोटबुक्स के नंबर्स हैं और ये पेन्स के नंबर हैं, ये राधा, सिमरन और फूजिया का डाटा है, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम मैट्रिक्स, जिसमें हमने क्या 6 नंबर्स को अरेंज किया हुआ है। अच्छा, काम कहाँ आएगा ये? अगर ऐसा कर भी लिया, सपोज राधा, फूजिया, सिमरन को अगर इनकी रिक्वायरमेंट है, एक फर्दर इन्हीं डाटा की रिक्वायरमेंट है और ये खरीदने जाते हैं, अपना 11th का 12th का सिलेबस शुरू हो गया है, ये नोटबुक्स और पेन खरीद के लाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को तो हम नाम दे देंगे मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बोला जाएगा ये। और दुकान के पास जाएंगे, दुकानदार ने उनके रेट्स बता दिए हैं कि नोटबुक्स 40 रुपीज़ की है और पेन्स जो हमारा है वो 12 रुपीज़ का है, तो प्राइस जो दिया गया उसको एक बी मैट्रिक्स के अंदर बना लेंगे, बी मैट्रिक्स के अंदर। और नोटबुक्स की कॉस्ट सपोज अगर 40 है और इसकी कॉस्ट अगर 12 है, और ए और बी की मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें निकल के आ जाए कि राधा को, दुकानदार को कितने पैसे देने हैं, फूजिया को कितने देने हैं, सिमरन को कितने पैसे देने हैं। एक सिंपल सा एप्लीकेशन दे रखा है। इस तरह के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन बहुत ही कम पेपर में पूछे जा रहे हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्टीमेटली है क्या? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। यहाँ पर हम कुछ नंबर्स को और फंक्शंस को अरेंज कर रहे हैं। लिखा हुआ है मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस। मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट, एक स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर है। ये बात यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। जबकि डिटरमिनेंट इसके जैसे ही दिखने वाले एक चीज़ और भी है। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप लोग भी मैट्रिक्स पढ़ने डिटरमिनेंट पर आएंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगे। बहुत सारी जगह आप देखेंगे मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की को आप मैट्रिक्स समझ के काम करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर है, एक अरेंजमेंट है, जबकि डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कि 2, 3, 4, एक नंबर को बोलते हैं डिटरमिनेंट। और मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। कुछ चीज़ों को अरेंज कर लें, नंबर्स को अरेंज कर लें, फंक्शंस को अरेंज कर लें। जनरली जो मैथ्स की बुक में दे रखा है वहाँ तो नंबर्स और फंक्शंस की बात है, लेकिन फिर भी ये बात बच्चों के दिमाग से निकल जाती है, वो देखना शुरू करते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को सेम। तो मैं बार बार बताता हूँ कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे कि आप बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हैं मुझ में और मेरे इस मार्कर में। मार्कर एक अलग तरह का चीज़ है और मैं एक आइडेंटिटी बिल्कुल अलग हूँ।
बिल्कुल दोनों डिफरेंट हैं, इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। ऐसी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में यहाँ केवल डिफरेंस ही डिफरेंस है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स यहाँ पर समझते हैं कि दोनों सेम है और बहुत सारी जगह गलती कर जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ और एक्स्ट्रा लेयर मैंने आपको डाला है कि मैट्रिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे समझेंगे। मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर होता है, एक अरेंजमेंट होता है जहाँ पर हम नंबर्स और फंक्शंस को अरेंज कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कोई भी स्ट्रक्चर मैट्रिक्स हो सकता है, जबकि डिटरमिनेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपका बना हुआ है, आप विंडो में देखिएगा, आप कहीं भी देखिएगा जहाँ रोज और कॉलम्स बने हुए हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मैट्रिक्स। बहुत अच्छे से आपके दिमाग में छप जाएगा। आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर लाला आगे बैठा होता है, उसके पीछे बॉक्सेस बने होते हैं, यहाँ बॉक्सेस, यहाँ बॉक्सेस, यहाँ बॉक्सेस। इस बॉक्स में फेयर एंड लवली रखी हुई है, इसमें लक्स रखा हुआ है, इसमें और कोई आइटम रखा हुआ है, और कोई साबुन क्रीम इस तरह रखे हुए हैं। अब जो वुडन का जो बना रखा है, बॉक्सेस जो बना रखे हैं जिसमें अंदर कुछ आइटम्स को अरेंज करके रखा गया है, वो पूरा पूरा वुडन का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर भी क्या है, एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है तो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को मैंने इस तरह से बताने की कोशिश की है जिससे कि आप समझें कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है और डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कि 2 और 3 और 4। हाँ, दिखती एक जैसी है। डिटरमिनेंट्स को हम बोलते हैं इस तरह से डेल्टा 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाता है। और मैट्रिक्स भी आपको ए मैट्रिक्स भी ऐसे लिखी जाती है, 1 2 3 4। यहाँ ही 4 नंबर्स का अरेंजमेंट है, एक स्ट्रक्चर है जिसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। जबकि ये डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट इज इन न्यूमेरिकल वैल्यू। 1 की मल्टीप्लाई 4 में करते हैं, हमने 10th क्लास में भी की थी। 3 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं 6, ये आ गया -2। तो ये एक डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू -2 है। डिटरमिनेंट इज इन न्यूमेरिकल वैल्यू। जबकि मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4 4 नंबर्स को हमने अरेंज किया है। लेकिन मैंने एग्जाम्पल आपको क्या दिया कि वो फेयर एंड लवली जो लाला के पीछे दुकान का स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई भी विंडो देखिए कि इसके अंदर कुछ रोज और कॉलम बने हुए हैं। आपकी क्लास के अंदर रोज एंड कॉलम्स लगे हुए हैं, वो आप स्टूडेंट्स क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, रोज और कॉलम्स में वो जो स्ट्रक्चर है वो भी एक मैट्रिक्स है। ये बहुत बड़ी डेफिनेशन दी है, बहुत व्यापक फॉर्म में दी है, और इतनी जनरल डेफिनेशन की क्लास 12 में ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दी जा रही है। वो इस वजह से दी जा रही है कि आप ऐसा सोच पाएँ कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है और डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं होती। हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, बार बार ये बताने की कोशिश करेंगे कि डिटरमिनेंट एक अलग चीज़ है, मैट्रिक्स एक अलग चीज़ है, क्योंकि आप कंफ्यूज यही होते हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को सेम मान लेते हैं। इसलिए मैंने ऐसे बताया कि एक स्ट्रक्चर जहाँ फेयर एंड लवली, लक्स और बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर मैट्रिक्स होता है। ऐसा नहीं होता। उन चीज़ों को हम मैट्रिक्स नहीं बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में जो हम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। हाँ, अरेंजमेंट ज़रूर है, लेकिन अरेंजमेंट किस चीज़ का है, लक्स का, फेयर एंड लवली और इनका नहीं है। वो अरेंजमेंट है केवल नंबर्स का और फंक्शंस का। अगर नंबर्स और फंक्शंस को हम अरेंज कर लें रोज और कॉलम में, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम मैट्रिक्स। और जबकि डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी बात हम चैप्टर 4 में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स। देखें स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मीन्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस इन रोज एंड कॉलम्स। अगर रोज और कॉलम्स में नंबर्स को और फंक्शंस को अरेंज कर लिया है तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मैट्रिक्स। आपके पास में अगर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, सपोज आपके पास में अगर हमारे पास में 1 2 3 4 अगर ये नंबर्स दे रखे हैं, 4 ही नंबर्स दे रखे हैं, उनको अरेंज करना है, तो एक अरेंजमेंट तो यही होगा कि नंबर्स को ऐसे रख दीजिएगा, एक ही रो में, सिंगल रो में आपने रख दिया, अरेंज कर दिया। एक तरीका और भी है कि अगर 1 2 3 4 इसको ऐसे रख सकते हैं, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं कि 1 2 3 4 इनको अरेंज करने का तरीका ये है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह की, ये जो स्ट्रक्चर है, सारे स्ट्रक्चर मैट्रिक्स होते हैं, ये मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर केवल एक ही सिंगल रो है और कॉलम्स कितने हैं, इनको कॉलम्स बोलते हैं, और ये रो है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये R1 है आपकी, R1 और ये R2, ये 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, C1 C2। यहाँ पर ये रो है R1 R2 R3 R4, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर, मैट्रिक्स को जानते हैं अलग अलग, ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये सब मैट्रिक्स है। तो उसमें क्लासीफाई कैसे करेंगे, उनके ऑर्डर से करेंगे। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स और किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, किस तरह से वो लिखा हुआ है। मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन किया जाता है रो बाई कॉलम। रो कितनी है, कॉलम कितनी है, पहले रो फिर कॉलम। जैसे यहाँ देखें, इसके अंदर सिंगल एक ही रो है, एक रो है, 1 रो
और कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसका नाम चाहे रखें तो हम कैपिटल लेटर से नाम रखते हैं, ये उसके एलिमेंट्स हैं। इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया। तो ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना 1/4। 1/4 क्यों, क्योंकि एक रो है और 4 कॉलम है। यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है 2/2, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पर हम देखें इसके रोज कितने 1 2 3 4 और एक ही कॉलम है, तो 4 रोज और 1 कॉलम। 4 नंबर्स को अरेंज किया हमने, इस तरह से कर सकते थे। अरे 4 को अगर 4 दिया हुआ है तो 4 को लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं, 1 × 4, 2 × 2 और 4 × 1। इन 3 तरीके से आप 4 को लिख सकते हैं अगर रोज और कॉलम में लिखना है तो। और 3 तरह की डिफरेंट तरह की मैट्रिक्स बनती हैं। मैट्रिक्स हम कैपिटल लेटर से नोट करते हैं, इस तरह की मैट्रिक्स हैं। अगर हमारे पास में mn नंबर्स दिए हुए हैं, ये भी हमने मैट्रिक्स दे रखा है। यहाँ पर कुछ नंबर आपका यही है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं और हमें कुछ जानकारी पूछी जा रही है। यहाँ पर कितनी रोज है, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका ऑर्डर क्या है 3/4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12। देखें जरा, अगर हमारे पास में mn नंबर्स दिए हुए हैं तो उन mn नंबर्स को हम अरेंज करते हैं, कैसे करते हैं। अगर नंबर्स हमारे पास में ये हैं mn नंबर्स, तो A11, A12, A13, A1n, हमने यहाँ पर n नंबर्स को अरेंज किया है। फिर n नंबर्स को, फिर दूसरे n नंबर्स को अरेंज किया है। ऐसे हमारे पास कितनी रोज है, ये 1 2 3 4 m रोज है। और ये कॉलम, ये C1 C2 C3 एंड Cn। और रोज हमारी ये है, पहली वाली ये आपकी कौन सी है, ये R1, ये आपकी रो कौन सी है R2, और ऐसे ही R3। तो हमने mn नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं। mn नंबर्स को अरेंज तो हमने खास तरह से लिखा है, ये A11 A12, A11 A12 लिखने का एक खास मकसद है। ये एलिमेंट्स अपनी पोजीशन को खुद ही बताता है। A12 जो एलिमेंट्स है ये है कहाँ पर, अपनी पोजीशन को बता रहा है। ये A12, 1 मीन्स फर्स्ट रो में है और 2 मीन्स सेकेंड कॉलम में है। तो ये एलिमेंट जो है ये 1 2, फर्स्ट स्टैंड फॉर रो और सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो को बता रहा है और सेकंड कॉलम को बता रहा है, तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मेंबर है। अगर हम बात करें, इसकी बात करें, ये A23, टू का मतलब क्या हुआ, ये सेकंड रो का मेंबर है, और 3 का मतलब क्या हुआ, थर्ड कॉलम का मेंबर है। इसलिए इस खास तरह से लिखा गया है A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n, A21, A22, A23, A2n, सफिक्स में लिखे हुए हैं A2n एंड सो ऑन AM1। इसका मतलब क्या है, ये mth रो है, AM2 mth रो चल रही है, ये m रोज और n कॉलम्स में हमने mn नंबर्स को अरेंज किया है। तो इस मैट्रिक्स का ये जो अरेंजमेंट है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है m/n। ऑर्डर हमेशा लिखते हैं हम रो बाई कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। तो इसके अंदर हमारे पास में m रोज हैं और ये कॉलम है, ये आपका क्या है कॉलम। इसको क्या बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2, ये C3, और ऐसे ही और भी आएंगी, और ये आपका है Cn। तो n कॉलम है और m रोज हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ m/n। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, हमने mn नंबर्स को अरेंज तो कर लिया, जिसमें कि ये एलिमेंट्स अपनी पोजीशन खुद बता रहा है। A13 का मतलब क्या है 1 3, 1 3 मीन्स फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का मेंबर है ये। A21 का मतलब क्या हुआ 2 1, 2 मीन्स पहला वाला रो को बताता है, A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का मेंबर है A21। तो इन सभी एलिमेंट्स को अगर हम शॉर्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे IJ, I मीन्स रो और J मीन्स कॉलम, और इसका ऑर्डर कितना है m/n। कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है। मैट्रिक्स का मतलब फिर से वापस वही, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। नंबर के साथ में हम फंक्शंस को भी अरेंज करते हैं। जनरली देखा है 12th क्लास के अंदर CBSE में क्वेश्चन पूछा रहे हैं, वहाँ फंक्शंस बहुत ही कम है। ये मेंस और एडवांस के जो क्वेश्चन पूछा रहे हैं वहाँ मैट्रिक्स के अंदर फंक्शंस का यूज किया गया है, लेकिन CBSE में हमने केवल नंबर्स को अरेंज किया है। तो मैट्रिक्स क्या है, पहला ही पॉइंट हमारा 3.1 मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम। बहुत ही सुंदर सी डेफिनेशन है, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। अगर नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं रोज कॉलम में, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट। तो 3.1 ऐसे ही 3.2, 3.3, 3.4 हम चैप्टर वाइज। 3.1 का मतलब क्या है, ये चैप्टर 3 का पहला ही टॉपिक है। 3.2 आएगा उसका चैप्टर 3 का सेकंड टॉपिक होगा। ऐसे ही हम सभी चैप्टर्स के पॉइंट वाइज देखेंगे। 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स, 100 पॉइंट्स और 100 नंबर।
नोट्स बनाना बड़ा आसान रहेगा, आपको पता रहेगा कि चैप्टर 1 के अंदर कितने पॉइंट्स थे, चैप्टर 2 के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, चैप्टर 3 में कितने पॉइंट्स हैं। चैप्टर खत्म होते उसके लास्ट में जाके हम इनकी बात करेंगे। और जेईई मेंस एडवांस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका थोड़ा सा टच आरडी में जो और एग्जाम में जो क्वेश्चन दे रखे हैं इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट वीडियो के अंदर हम सारे डिस्कस करेंगे। अभी बेस बुक हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट लिमिटेड होते हैं और क्वेश्चंस अनलिमिटेड हैं। आपको लगेगा एनसीईआरटी सॉल्व की जा रही है, आरडी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं जो कि लिमिटेड होते हैं, कुछ ही हैं, उनको समझ लीजिए, उसके बाद बैठ जाइए आप आरडी पे, एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर, या जितनी भी हमारी बुक्स दे रखी हैं सबको सॉल्व करना शुरू कीजिए। आप सीधा जी तिवानी की जेईई मेंस के लिए बहुत अच्छी शानदार बुक है, उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। ध्यान दें, कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड होते हैं, क्वेश्चंस अनलिमिटेड हैं, उनका कोई और छोड़ नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स को लिखते इस तरह से, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है आपकी बुक का, स्क्रीन पर आपका है क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्या पूछ रहे हैं ये? पहला पूछ रहे हैं द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर बोला जाता है रो बाई कॉलम। ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? R1, ये आपकी है R2 और ये है R3। तो 3 रोज हैं और 3 मल्टीप्लाई बाई, और कॉलम्स कितने आपके? ये C1, ये है C2, ये है C3 और ये है C4। तो 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? 3/4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/4। 3/4 3 रोज को बता रहा है, 4 कॉलम को बता रहा है। तो 3/4 ऑर्डर हमेशा बोला जाएगा रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 इंटू 4 12 है। थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, फटाफट जल्दी राइट द एलिमेंट्स, इनकी वैल्यू लिखनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राइट द वैल्यू, इस स्ट्रक्चर से समझिएगा उसको। पूछा जा रहा है आपसे A13 की वैल्यू बताइए। ये एक मैट्रिक्स है, A इक्वल टू AIJ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं हम लोग, A इक्वल टू AIJ, M/N, M रोज हैं, N कॉलम्स हैं। A13 का मतलब क्या है? ये अपनी पोजीशन को खुद बताएगा। A13 मीन्स वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का मेंबर है A13। तो फर्स्ट रो कौन सी है? फर्स्ट रो आपकी ये है, और 1 3 3 का मतलब हुआ थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का मेंबर कौन सा है? 19। और देखें जरा आगे, और भी कुछ पूछा गया है। A21 खुद बता रहा है अपनी पोजीशन को कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का मेंबर है A21। सेकंड रो आपकी ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो मेंबर कौन सा आपका? ये 35 क्या है? सेकंड रो में आता है और फर्स्ट कॉलम में आता है। और भी पूछा जा रहा है आपका A33 मीन्स क्या हुआ? A33 मीन्स थर्ड रो और थर्ड कॉलम का मेंबर। थर्ड रो आपकी ये है, थर्ड कॉलम ये है, और एलिमेंट्स कौन सा है? ये -5। A24 मीन्स सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12। और उसका लास्ट है A23 क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो ये है, ये रो जो पड़ी हुई है वो रो है, जो खड़ी हुई हैं इस तरह से उनको बोलते हैं कॉलम। ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, इस तरह से जो लेटे हुए हैं वो आपके रो हैं, जो खड़े हुए हैं वो कॉलम है। तो A23 का मतलब क्या हुआ? सेकंड रो और थर्ड कॉलम, दैट मीन्स 5/2। ये क्वेश्चन हुआ, बड़ा ही आसान था। मैट्रिक्स बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इसको कोई भी कर सकता है। ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं किया तो कोई रिलेशन था ही नहीं, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं था इसका। और अगर रिलेशन होता भी तो आप इस चैनल पर हैं, हम इसको फिर भी ऐसे करते कि आपको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, पढ़ाने की कोई ज़रूरत ना पड़े, फिर भी हम 12th क्लास के टॉपिक्स को कर जाएं। ये प्रयोग मैंने पिछले 10 साल से किया है। टारगेट 60 करके एक प्रोग्राम है, आप इसी चैनल पे देखेंगे, जहाँ पर हमने केवल 16 लेक्चर्स के अंदर 60 मार्क्स का एक प्रोग्राम बनाया है। 16 लेक्चर्स उसमें दिए गए हैं और 16 टॉपिक्स हैं सेलेक्ट किए हैं, उनको आप कीजिएगा। प्रीवियस नॉलेज आपको नहीं आती तब भी आप कर सकते हैं, केवल 16 घंटे उनको पढ़ के 160 क्वेश्चन करके आप 60 मार्क्स बोर्ड में ला सकते हैं। वो एक क्रैश कोर्स है, वहाँ बहुत सारे मैथ्स की बेसिक्स की बात नहीं हुई है, जो बेसिक्स की बात यहाँ कर रहे हैं ये बात नहीं है, फिर भी हमने क्वेश्चन को करेक्ट करना सीख लिया है। यहाँ देखिए, यहाँ हम डिटेल में पूरे कंप्लीट सिलेबस होगा आपका, पूरा डिटेल में करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। पॉसिबल ऑर्डर्स कैसे बनेंगे? देखिए ऑर्डर्स हमारे ये बने थे यहाँ पर 1/4, 2/2 एंड 4/1। नंबर एलिमेंट्स हमारे पास में कितने थे? 4 थे। 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? अब देखिए जिस तरह से लिख सकते हैं, जितने तरह से लिख सकते हैं उतने तरह के ऑर्डर होंगे। 4 को लिख सकते थे 1/4 लिख सकते हैं, 4 होता है, 4/1 भी 4 होता है और 2/2 भी होता है। तो 3 तरीके से लिख सकते थे 4 को फैक्टराइज करके 2 पेयर्स के फॉर्म में। तो ऐसे 24 आपके पास मेंबर्स को अरेंज करना है। तो 24 को आप लिख कैसे सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं, देखो पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे क्या क्या होंगे? 24 को आप कैसे लिख सकते हैं? 24 को आप लिख सकते हैं 1 × 24। 1 × 24 का मतलब क्या? जिसमें 1 रो है और 24 कॉलम्स हैं। 24 कॉलम से एक ही रो है, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ऐसे लिख सकते हैं। 2 × 12, 24 आ जाएगा आपका। तो दूसरा ऑर्डर आपका ये होगा जिसमें 2 रोज और 12 कॉलम्स होंगे। 3 × 8, 4 × 6, और अब इन्हीं के रिवर्स कर लीजिए आप ये। और 24 को कैसे लिख सकते हैं? 24 को लिखने का यही तरीका है जिसमें 4 रोज और 6 कॉलम्स होंगे, या फिर अब 6 रोज और 4 कॉलम, इसी को रिवर्स कर जाइए। 8 × 3 और 12 × 2 और 24, ऐसे ही आपका हो जाएगा क्या? 24 × 1। तो ये कितने तरीके से लिख सकते थे? 8 तरीके से। तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे आपके? 8। इसी में क्वेश्चन दे रखा है आपको, अगर 13 हो, अगर 24 की जगह 13 एलिमेंट्स दे रखे हो, तो 13 को कैसे लिख सकते हैं? 13 × 1, 13 ऑड नंबर्स आ गया। एक रो में ऐसे लिखते चले जाएंगे, जो भी मेंबर्स दे रखे हैं 13 के 13 एलिमेंट्स को एक रो में लिखते चले जाएंगे, या फिर एक कॉलम में लिख सकते हैं। 2 तरह के पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। कैसे मिलता है? 13 × 1 एंड 1 × 13। एक रो मैट्रिक्स होगी और एक कॉलम मैट्रिक्स होगी। ये बहुत आसान है। और ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका 3rd दे रखा है। 18 अगर एलिमेंट्स हो तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? 18 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करेंगे? एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। और जब उसको लिखना होता है, रेक्टेंगुलर मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L × B, रो इंटू कॉलम। तो उसको 18 को आपको देखना है कि कैसे 2 नंबर्स के प्रोडक्ट से 18 आता है। जितने 2 नंबर के प्रोडक्ट से 18 आता है उतने ही तरीके से इसके ऑर्डर हो सकते हैं। 18 कैसे आएगा? 1 × 18, 18 × 1, 2 ऑर्डर हो गए। 2 × 9, 9 × 2, 2 2 4 हो गए। और 18 कैसे आएगा? 3 × 6, 6 × 3। बस टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर 18 और एलिमेंट्स हैं तो 6 पॉसिबिलिटी है। ये क्वेश्चन नंबर 3rd में था। अगर 13 है तो केवल 2 ही हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बहुत आसान थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते थे पिछले मार्क में, लेकिन जब से 1 मार्क से क्वेश्चन आपके सिलेबस में शुरू है तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछले 10-12 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहे। उससे पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थे। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता था, ये अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन पिछले 10 साल से नहीं आया है। लेकिन 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अब आपके आएंगे, पूछे जाएंगे। अब देखिए जरा क्या क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2/2। 2/2 का एक मैट्रिक्स ए तैयार करना है। 2/2 ए इक्वल टू AIJ 2/2 का तैयार करना है। 2/2 का मतलब क्या हो? जिसमें 2 रोज हो और 2 कॉलम्स हो। 2 रोज और 2 कॉलम्स मीन्स उसके अंदर 4 मेंबर्स होंगे। कैसे कैसे होंगे? A11, A12, A21, A22, 2/2 का। इन्होंने बोला है 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाइए। 2/2 का मैट्रिक्स, तो 2/2 में ये 4 मेंबर्स होंगे और चारों मेंबर्स अपनी पोजीशन को बता रहे हैं। A11 क्या बता रहा है? कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मेंबर है। A12 बता रहा है कि ये 1, 2, 1 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो, और 2 बता रहा है सेकंड कॉलम का मेंबर है। A21 बता रहा है कि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का मेंबर है। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का मेंबर है। हमको करना क्या है? इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें AIJ की वैल्यू हमें निकाल के रखनी है। और AIJ कैसे निकालेंगे उसके लिए क्वेश्चन में दे रखा है। AIJ एलिमेंट्स को निकालने के लिए आपको दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये अगले में कुछ और दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है। AIJ दिया हुआ है और A11, A12, A21, A22 आपको निकालना है। तो निकालिए। A11 का मतलब क्या होगा? IJ के प्लेस पे दे रखा है 1 1, I भी 1, J भी 1, रख जाइए इसी में। AIJ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में और हमको निकालना है A11। तो बहुत सिंपल सा है। I और J के प्लेस पर 1 1 रखिए। यहाँ पर 1 + 1
का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, तो आ गया 2। ये आपका आ चुका है। अब A12 का मतलब क्या हुआ, I के प्लेस पर 1, J के प्लेस पर 2, कहाँ रखना है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, I के प्लेस पर 1, J के प्लेस पर 2, 1 2, A12 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 स्क्वायर 9 अपॉन 2। A21 हमने ये निकाले, अब इस पर इसकी बारी, A21 निकालना है। A21 कैसे निकलेगा, A21 फिर से रख दीजिए यहाँ पर, A21 2 और 1 कितना हो गया आपका 3, 3 का स्क्वायर 9/2, जैसे आपने पहले निकाला था। A22 कैसे आएगा, A22 आपको ये निकालना है, A22 का मतलब होगा I के प्लेस पर 2, J के प्लेस पर, यहाँ रखिए 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 स्क्वायर 16 अपॉन 2 8। तो ये चारों के चारों मेंबर्स आपने निकाल लिए हैं, लेकिन मेंबर्स के लिए नहीं पूछा गया था, इन्होंने पूछा था ये मैट्रिक्स बनाइए जिसके अंदर ये 4 मेंबर्स हों, 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाइए। तो 2x2 का मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, ए मैट्रिक्स आपका था ये। A11 की वैल्यू आई है आपकी कितनी 2, यहाँ रख दीजिए 2। A12 की वैल्यू आपने निकाली कितनी 9 अपॉन 2। A21 की वैल्यू आई है 9 अपॉन 2। A22 की वैल्यू है 8। हो गया। तो बड़ा आसान था, यही हमें करना होता है, ये 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स में तो कम ही आएगा, 2 के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं इसके, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए। 2 मार्क्स क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हुआ अभी 1-2 साल से, तो आने के चांसेस हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको ऐसे ही करना है। लिखा है कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स। 3x4 में 12 मेंबर्स होंगे, 3 रोज और 4 कॉलम्स, A11, A12, A13, और हमें 4 कॉलम्स दिखाने तो A14, और 3 रोज हैं A21, A22, A23, A24। 3 रोज हैं तो A31, A32, A33, A34। इस तरह की हमारे पास में 12 कंपोनेंट्स निकालने होंगे, और जो आपको फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, उसमें आई और जे के प्लेस पर रखकर हम वैल्यूज़ को 12 के 12 कंपोनेंट निकाल के मैट्रिक्स निकाल सकते हैं 3x4 का। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करना है, इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है तो कमेंट्स में लिखिएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए हमें दूसरे पॉइंट्स की जरूरत होगी। हम पॉइंट वाइज बात करेंगे, 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। तो दूसरा पहला पॉइंट हमारा क्या था, मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट किसका, नंबर्स का। फंक्शंस भी दे रखे होते हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। दो मैट्रिक्स हमें दे रखी हैं ए और बी, ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे। दो मैट्रिक्स दे रही हैं और कहा जा रहा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। कब इक्वल होंगी, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल इफ उनके ऑर्डर सेम हो। जितनी रो पहले में उतनी रो दूसरे में हो, जितने कॉलम पहले वाले मैट्रिक्स में उतने ही कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के अंदर हो। अगर उनका ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ रोज जो ए में है वही नंबर ऑफ रोज बी में हो, जो नंबर ऑफ कॉलम्स ए में है वही नंबर ऑफ कॉलम्स बी में हो, तो और इसके साथ साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, जो ए में एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स बी में हो। ये क्या बात हुई, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। अगर ये सब सेम होगा तो सेम होंगे होंगे। लेकिन इस पर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, दो क्वेश्चंस बन के आते हैं, आपकी बुक में दे रखे हैं और पेपर में बहुत पूछा गया है। कई सालों से लगातार इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके लिए, बोर्ड में मार्क्स लेने के लिए। 1 और 2 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भरे पड़े हैं। आप इसके साथ साथ आप MTG भी लीजिए, इसके साथ साथ आप ULAG भी लीजिएगा, एग्जाम्पलर भी आपको करनी है, और इनडेफिनेट इंटीग्रल हमें RD से करनी है। NCERT सफिशिएंट नहीं है यहाँ पर, बाकी NCERT से हम करते चले जाएंगे क्वेश्चन, आप कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। केवल इनडेफिनेट इंटीग्रल जो चैप्टर दे रखा है वो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और RD में इतने क्वेश्चन दे रखे हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। NCERT में इतने क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। हमको दिया हुआ एक मैट्रिक्स है यहाँ पर 4, 3, x और 5, y, z और 1 और 5। ये दे दिया गया कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो x, y, z और केवल x, y, z की वैल्यू बताइए।
ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम लड्डू से आप देख रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा होता तब भी आप कर सकते थे, उसके लिए आपको 12th में होना जरूरी नहीं है। दो मैट्रिक्स दे दिए इक्वल और कहा जा रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? इक्वलिटी टू मैट्रिक्स बताती है कि इक्वल कब होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो चेक कीजिए, इसका ऑर्डर कितना है 2/2 और इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है। और दूसरी बात क्या थी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। Aij इजकल टू Bij, Aij इजकल टू Bij, Aij इसके लिए, Bij इसके लिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 y के इक्वल, ये एलिमेंट्स इसके इक्वल होगा, तो 4 इक्वल y, 3 इक्वल z। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये इसके इक्वल है, 4 इसके इक्वल है, x इस 1 के इक्वल है, x इजकल टू 1 और 5 इजकल टू 5 है ही, इसको कौन पूछ रहा है? एक्स वाई जेड आपसे निकालने को कहा जा रहा था, निकल के आ गया। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल ऐसे ही है, और इतने आसान क्वेश्चन है कि स्टूडेंट बड़े आराम से कर देते हैं। जनरली इसमें एक्स वाई जेड की ऐसी पूछी जाती है, निकाल के दे देते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको एक्स वाई जेड बच्चे देखते नहीं है, समझते हैं कि एक्स वाई जेड पूछा गया, उन्होंने निकाल कर दिया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर क्वेश्चन को यहाँ भी हमसे ऐसे ही पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तो दे दिया, एक्स वाई जेड हमें निकाल लिया है। लेकिन अलग से क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताइए। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 1, वाई की वैल्यू है 4 और जेड की वैल्यू है 3। अगर क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ एनसीईआरटी में नहीं है ऐसा, लेकिन पेपर में आया था 4 + 1 5 और 3 8, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी 8। उस साल जिस साल ये क्वेश्चन आया था, इसमें बहुत गलती करके आए थे, सबको आता था, सबने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, क्या पूछा गया? वहाँ पूछा गया था फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स वाई जेड की निकालने के बाद आपको ये भी निकालना था। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आपकी बुक का ही, इस क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसे ही है, 3rd भी यही है और क्वेश्चन नंबर 7 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल पहले की तरह करना है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब उनके ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर तो सेम है, ये भी 2/2 ये भी 2/2, ऑर्डर सेम है। दूसरी बात क्या थी, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। Aij इजकल टू Bij, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। Aij इजकल टू Bij, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। यहाँ से क्वेश्चन बनाइए, उनको सॉल्व कीजिए, ABCD की वैल्यू आ जाएंगे, यही पूछा जाता है। इतने लड्डू से क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो Aij इजकल टू Bij इक्वल दे रखा है, ऑर्डर तो सेम था ये। Aij का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये A माइनस B, ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, ये जो आपको दिया हुआ है ये -1, और ये किसके इक्वल है? ये 0 के इक्वल है। तो 2a माइनस बी इजकल टू 0, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ए और बी आ जाएगा। यहाँ देखिए 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इजकल टू 5 एंड 3c प्लस डी इजकल टू, ये किसके इक्वल है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 13 के इक्वल है। अब आप देखिए इनको सॉल्व कर लीजिए, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे ये तो। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, 10th क्लास में आपने बहुत सॉल्व किया था। इनको सॉल्व कीजिए, माइनस बी क्या कर जाए, दोनों को माइनस कर जाए, प्लस हो जाएगा 0। ये तो आपका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, ये होगा ए और ए माइनस 2a, माइनस का a और -1। जब हमने क्या किया है, दोनों इक्वेशन के हमने a को खत्म किया, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों के सेम थे, -1 दोनों सेम कोफिशिएंट है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। नीचे का साइन चेंज किया, यहाँ भी यहाँ क्या करेंगे, साइन 0 का साइन क्या होता है? 0 नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, 0 को ना तो पॉजिटिव में काउंट किया गया ना नेगेटिव में, इसलिए हमने नहीं लगाया यहाँ पर। तो a माइनस 2a माइनस है, तो a की वैल्यू आ गई है 1, a इजकल टू 1, a इजकल टू 1 उठा के यहाँ रख देंगे, तो 2 × 1 प्लस c इजकल टू 5, तो c इजकल टू 5 - 2, c की वैल्यू आ गई है 3, और c और d यहाँ से आ जाएगा, c इजकल टू 3 यहाँ रख देंगे, तो 3 × c प्लस d इजकल टू 13, d इजकल टू आ गया 13 - 9, तो d इजकल टू 4, d भी आ गया, बचा कौन सा? p। फर्स्ट इक्वेशन देखिए आपको, यहाँ रख जाइए, इसमें ये पुट a इजकल टू 1 इन a माइनस बी इजकल टू -1, किसी में रख जाइए, इसमें b की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों में किसी में रख जाइए। a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस बी इजकल टू -1 और b की वैल्यू आ गई आपकी 2, तो ABCD आपको मिल गया, 4 वाले मिल गए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। ये क्वेश्चन यहाँ भी दे रखे हैं, थोड़ा सा अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेंगे और मैट्रिक्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीख लेंगे, तो इन्हीं क्वेश्चन का आगे एक्सटेंशन दे रखा है 3.2 एक्सरसाइज में, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
एक चीज़ और देखिए, हमने पहला इसी लेक्चर में आपने देखा था इंट्रोडक्शन कितना लंबा हुआ था। हमने जोर दिया था कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, एक स्ट्रक्चर है, जबकि डिटरमिनेंट क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये बात हम बार बार करेंगे क्योंकि आपसे गलती यही होती है। मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट समझ जाते हो, डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स समझ जाते हो। ये दिखने में एक जैसी हैं, बाकी कोई सिमिलरिटी नहीं है। हर पॉइंट पर हम बताएंगे आपको कि मैट्रिक्स ये अलग होती है, डिटरमिनेंट अलग होती है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब दोनों मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो और यहाँ भी सेम हो। सपोज ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये इक्वल किसके होगी, अरे 1 2 3 4, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इक्वल ही इनको बोलेंगे। लेकिन देखें यहाँ पर अगर डिटरमिनेंट दे रखी है आपको ये 1 2 3 4, डिटरमिनेंट इस तरह से दो लाइंस के बीच में ऐसे बनाया जाता है, बच्चे भूल जाते हैं कई बार, और ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बन जाता है यहाँ दो लाइंस की जगह पर। इस डिटरमिनेंट की ये क्या है, डेल्टा 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 की उल्टाई 4 में करते हैं 4, और बड़ा सा माइनस, 3 की उल्टाई 2 में कर बड़ा सा माइनस। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के बोला है बड़ा सा माइनस, सबसे ज़्यादा गड़बड़ ये करता है। इनके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, और जब हम ये बड़े से माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं तो इस माइनस को भूल जाते हैं और गलतियाँ बहुत होती हैं। हमें बहुत कई बार करना पड़ता है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर और 3 की मल्टीप्लाई 2 में, 3 की मल्टीप्लाई 2 में तो 6, क्या आ गया आपका ये -2। तो इस डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, -2। ये एक डिटरमिनेंट है। एक डिटरमिनेंट और लेते हैं डेल्टा 2, एक डिटरमिनेंट ले लिया, इसकी वैल्यू कितनी है -2, ऐसे लिखा हुआ वैसे। ये डिटरमिनेंट है जिसके अंदर क्या है, केवल एक ही में एलिमेंट्स है, 1/1 का एक डिटरमिनेंट है, तो इसकी वैल्यू है कितनी, ये मॉडुलस नहीं है, ये आपके डिटरमिनेंट का सिंबल है, और इसकी वैल्यू कितनी है -2, और ये भी -2 है। तो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, डेल्टा 1 डिटरमिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिटरमिनेंट इक्वल है इस डिटरमिनेंट के, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 का मतलब क्या हुआ, ये डिटरमिनेंट इक्वल है इस डिटरमिनेंट के। और जबकि दोनों का साइज देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम थे, वही थे, तभी मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी वैल्यू ही -2 है, और ऐसी बहुत सारी। हमने केवल 1/1 का डिटरमिनेंट दिखाया जो -2 है, दोनों इक्वल हैं। आप 3/3 का एक डिटरमिनेंट ऐसे लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, उसकी वैल्यू -2 आ जाए, तो वो 3/3 का डिटरमिनेंट भी इस 2/2 के डिटरमिनेंट 1 2 3 4 के इक्वल है। तो डिटरमिनेंट 2/2 का एक 3/3 के इक्वल हो सकता है। तो डिटरमिनेंट्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये इस तरह से इक्वल हो सकते हैं। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं हो सकता। मैट्रिक्स दो ही मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। एक टॉपिक और, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को हमने पढ़ लिया है, अब देखें कितने तरह की होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। एनसीईआरटी में 7 टाइप्स दे रखे हैं, और आरडी वगैरह, और अगर हम देखें जेईई मेंस में, वहाँ पर बहुत डिफरेंट की मैट्रिक्स दे रखी हैं। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, बहुत डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स दे रखी हैं, जिस पर जेईई मेंस में कभी कभी क्वेश्चन बनते भी हैं। यहाँ देखिए, यहाँ केवल 7 टाइप्स के मैट्रिक्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, आपको वही पढ़नी है। देखिए जरा, पहला कहता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसे नाम से पता लग रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर केवल रो ही रो हो, एक ही रो हो, कॉलम्स बेशक कितने भी हो। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स if it has only one row। अगर उस मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स है, बहुत सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल, रो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या आता है 1 2 3 4, इसके अंदर एक ही रो है। बी ए ई आई ओ यू, हमने कुछ नंबर्स को, एक स्ट्रक्चर को, सिंबल्स को अरेंज किया है इस तरह से, नंबर्स को ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। एक सी मैट्रिक्स, अगर हम देखें यहाँ पर सी मैट्रिक्स, हमने लिया -2 5 11/2 7 -8, एक रो में अरेंज किया गया है। इन सभी मैट्रिक्स ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, इन सभी में खास बात क्या है, सारी रो दे रखी हैं। इसके अंदर केवल एक रो है R1, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, रो बाई कॉलम 1/4, 1 रो और 4 कॉलम। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5, अच्छा 5 थे यहाँ भी, चलो इसको 8 को हटा लेते हैं हम ये, और 1 2 3 4
4 ही कॉलम है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1/4। तो रो मैट्रिक्स हो कैसे रही हैं, उसके अंदर रो पहले वाली को शो करता था 1 1 1, ध्यान दें यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, 4 है यहाँ पर, 4 है यहाँ, 5 है और यहाँ पर चलो इसको भी हटा देते हैं 7 को और इसको कर देते हैं 3। तो 1/3 का, 1/5 का, 1/4 का, इस तरह के क्या होते हैं रो मैट्रिक्स होती हैं। सीधी बात यह है कि 1/n टाइप्स की मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होती हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ 1/n, 1/n टाइप की मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होती हैं जहाँ केवल एक सिंगल रो हो। अब देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो अब तो आप समझ ही गए हैं। तो सेकंड क्या है आपका कॉलम मैट्रिक्स। सेम कहानी, इफ ए मैट्रिक्स A is said to be a column matrix if it has only one column, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। मैट्रिक्स का नाम रख दिया हमने X, इसके अंदर है 1 2 3। इसका ऑर्डर कितना होगा, इसके अंदर केवल एक कॉलम है और रो आपकी कितनी है 3 है, तो ऑर्डर कितना होगा इसका 3/1। यहाँ पर हमने ले लिया ये 5 11/2 -7 और 8, केवल एक सिंगल कॉलम है। अब देखिए रो कितनी है इसके अंदर, एक पहली रो, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो रो कितनी है इसके अंदर 4 और कॉलम कितना है 1। उसका ऑर्डर कितना था 3/1, यह है 4/1, ऐसी 5/1 6/1 7/1। दैट मीन्स m/1। m/1 टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं वो कॉलम मैट्रिक्स होते हैं। m/1 बोलने का मतलब क्या है 1 कॉलम जिसमें एक ही कॉलम हो। m की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ये हुआ। अब एक और मजेदार, सबसे मजेदार आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसी पर क्वेश्चन नंबर 8 आपका इसी पर बेस्ड है आपके एनसीईआरटी का। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से पता लग रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ स्क्वायर, रोज और कॉलम सेम हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। अगर 2 रोज है तो 2 कॉलम हो, 3 रोज है तो 3 कॉलम हो, 4 रोज है तो 4 कॉलम हो, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स A इजकल टू Aij m/n, मैट्रिक्स को इस तरह से बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स A इजकल टू Aij इज सेड टू बी स्क्वायर इफ उसमें रोज और कॉलम सेम हो। नंबर ऑफ रोज किसको शो करता था m को, इफ m इजकल टू n। m का मतलब क्या है नंबर ऑफ रोज इक्वल n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। आप जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पर है। A इजकल टू Aij m/n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इजकल टू n। ऑप्शन सी m इजकल टू n। ये था आपका ये। उसके बाद देखें जरा और भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। 9, क्वेश्चन नंबर 9 को भी देखें जरा, यहाँ पर बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, एक्स और वाई की किस वैल्यू पर इक्वल होंगी। अगर इक्वल कब होंगी, इक्वल रख दीजिए, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, कंपेयर कीजिए। देखिए 5 इसके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो आप देखें यहाँ पर, तो 5 इक्वल टू है y-2, तो y की वैल्यू आ गई 7। और देखें यहाँ पर y+1 इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू आ गई 7, तो y तो 7 है। x को देखते हैं, अगर 3x + 7 की वैल्यू 3x + 7 की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7/3। और इसको भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके देखें, 2 - 3x = 4 है, तो ये 2 - 2 -2 = 3x और x = आ रहा है -2/3। ये तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ x की वैल्यू कुछ आ रही है, यहाँ x की वैल्यू -7/3 आ रही है, x की डिफरेंट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू हम ये लेंगे और y की वैल्यू तो 7 दोनों तरफ से आ रही थी, इसको लेंगे तो यहाँ x की वैल्यू -7/3 लेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ लेंगे तो यहाँ पर ये 4 नहीं आने वाला है। x की वैल्यू अगर ये लेंगे तो यहाँ तो 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आने वाला है। तो x की वैल्यू 2 तो नहीं हो सकती हमारी, कोई एक ही होगी।
तो इसमें क्या हुआ, y तो निकल के आ रहा है लेकिन x निकल के नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, नॉट पॉसिबल टू फाउंड। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, नॉट पॉसिबल टू फाउंड, आप फाउंड नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि x की किसी भी वैल्यूज़ के लिए इक्वल नहीं हो सकते, इस वैल्यूज़ के लिए इक्वल नहीं है, इस वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है, नॉट पॉसिबल टू फाउंड। एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 10 और टाइप्स ऑफ ये। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्लास 11th में आपने परम्यूटेशन कंपैरिजन पढ़ा था, FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसकी हेल्प से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन देखा है, एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है आपको, जिसके अंदर यूज़ करना है 0 और 1। 0 जितनी बार यूज करना चाहे करिए, 1 को जितनी चाहे बार उतना बार यूज कीजिए, लेकिन आपको 3x3 के डिफरेंट मैट्रिक्स बनाने हैं और नंबर ऑफ पॉसिबल डिफरेंट मैट्रिक्स आपको बताना है 3x3 के। तो आप करेंगे कैसे इसको, कितने 3x3 के मैट्रिक्स हो सकते हैं, सोच के देखिए। यहाँ पर 0 आ सकता है, 1 आ सकते हैं, यहाँ 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। ये FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्वेश्चन है। देखिए इस प्लेस को फिल करने के आपके पास में चॉइस कितनी है, 0 है या 1। यहाँ पर आप 0 रखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक मैट्रिक्स बना लिया ये ऐसे, यहाँ 0 रख दिया, यहाँ 0, यहाँ 1, फिर यहाँ 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0, 0, 1, ऐसे बना दिया आपने। ये एक मैट्रिक्स बन गया आपका 3x3 का। ऐसा ही एक मैट्रिक्स आप और बना सकते हैं, अगर इस 0 को भी चेंज कर दें 1 से केवल, बाकी और जगह चेंज ना करें, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, तो ये भी 3x3 का एक मैट्रिक्स है और इससे अलग है। ऑर्डर दोनों का सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये अलग मैट्रिक्स है। तो इस तरह के कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं आप, क्वेश्चन ये है। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे। तो देखो हम कर क्या रहे थे, यहाँ पर 0 को हमने चेंज कर दिया यहाँ 1 से, तो एक नया मैट्रिक्स बन गया। मतलब इस पोजीशन को हम 2 नंबर से फिल कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। तो ये जो पोजीशन है ये क्या है, ये फिल हो सकती है 0 से 1 से। सेम कहानी इसके लिए भी है, इस पोजीशन को भी फिल कर सकते हैं 0, 1 से, इसको भी फिल कर सकते हैं 0, 1 से, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो टोटल कितने प्लेसेस हैं, 9। और हर प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने, 2, 0 आएगा या फिर 2 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस कितने होंगे, ये इस प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 2। इस तरह की बनेगी हमारी, कितनी बनेगी, 512। कैसे, इस नंबर को, इस प्लेस को फिल करने की नंबर ऑफ वेज हमारे पास है 2, 0 रखेंगे या फिर 1 रखेंगे। इसको भी फिल करने के हमारे पास चॉइस है, 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, 2। इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया आपका ये 2 टू द पावर 9, 512। तो इस तरह के दो एग्जाम्पल मैंने दिखा रखे हैं। ऐसी मैट्रिक्स 3x3 कितने बनेंगे, 512 इस तरह के मैट्रिक्स आपको बनेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज में केवल 10 ही क्वेश्चन दे रखे हैं। हम एक एक एक्सरसाइज के को एक एक लेक्चर में ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तो हमारा हो गया, लेकिन इसमें कुछ छूट गया। हमने आज पढ़ा क्या था, हमने पढ़ा था मैट्रिक्स की डेफिनेशन। दूसरा टॉपिक हमारा था 3.2 में इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, और तीसरा टॉपिक था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम पढ़ रहे थे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 टाइप्स में पढ़ लिए थे। चौथा टाइप हमारा कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज करता है, इसमें ध्यान से देखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहली शर्त है कि वो स्क्वायर होना चाहिए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर सेम होने चाहिए। तो हम डेफिनेशन में स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल एज कर लो, ए आई से एम बाई एम बता रहा है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अगर किसी मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट 0 हो या ना हो, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि ए आपका है 2, तो इसमें तो ए के एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स कौन सा है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है, ये 0 नहीं होना चाहिए। एक बी मैट्रिक्स ले लिया आपने, ये जिसके अंदर ले लिया क्या 2 0 0 -5। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये है क्या, ये इसका डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। आप बोलेंगे डायगोनल तो ऐसे भी होता था, नहीं, मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल जो लीडिंग डायगोनल है वो आपका यही है। ये पोजीशन कौन सी है, A11, ये पोजीशन कौन सी है, A22। A11 बोले तो I और J इक्वल हैं, A22 का मतलब I और J इक्वल हैं। जहाँ पर I और J इक्वल होते हैं उन एलिमेंट्स को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स।
जहाँ आई और जे इक्वल नहीं होते वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये पोजीशन कौन सी है, A12 1 2 1 2 के इक्वल नहीं है। ये पोजीशन कौन सी है, A21 2 1 के इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये पोजीशन थी A11 1 1, ये है A22। जहाँ आई इक्वल टू जे होता है वो होता है डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो ना हो सारे के सारे, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जो दे रखे हैं वो अगर जीरो हैं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। एक सी मैट्रिक्स और लिख लीजिए आप ये कि 2 0 0 0 3 0 0 0 5, इस तरह से। तो ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स आपके ये हैं, और इसको छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। डेफिनेशन इधर क्या था, इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपका ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारे अगर जीरो हैं तो मैट्रिक्स कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स है तो आप ध्यान से रखिए इसको कैसे लिखते हैं, DIAG डायगोनल, और क्या है आपका 2 3 5 2 3 5। केवल इतना लिखते हैं तो समझ में आता है कि डायगोनल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स उसमें 2 है, 3 है और 5 है। 3 by 3 का होगा, और बाकी सारे कैसे हैं, नॉन जीरो हैं। ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद में आता है हमारा क्या, फिफ्थ आपका है स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की पहली शर्त भी क्या है कि वो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर से भी आगे चलें तो वो डायगोनल होना चाहिए। तो डेफिनेशन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ M/M is said to be scalar if अगर AIJ इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो, जीरो हो। AIJ इसके जो एलिमेंट्स हो कैसे हो, K हो और जीरो हो। जीरो कौन से हो, तो डायगोनल तभी होगी जब I इज नॉट इक्वल टू J, और यहाँ पर I इक्वल टू J है वो सारे एलिमेंट्स सेम हो। बात समझ में नहीं आई? नहीं आती है, जब सिंबल्स की फॉर्म में लिखी आती है तो नहीं आती है, लेकिन जब एग्जाम्पल देते हैं समझ में आ जाती है। इसका मतलब क्या है, I इक्वल टू J का मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके कांस्टेंट होने चाहिए। यहाँ तो हमारे थे नॉन जीरो नंबर्स थे, लेकिन वो 2 3 4 कैसे हो सकते, लेकिन यहाँ पर अगर 2 2 2 अगर यहाँ हुआ, ये सारे नंबर्स एक जैसे हो जाएं तो ये मैट्रिक्स कैसे होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी। एग्जाम्पल लेके समझिए, एक मैट्रिक्स है आपकी ये ए, अगर यहाँ पर ले लिया 3 -3 0 0 0 -3 0 0 0 और -3। आप देखिए ये एलिमेंट्स कितने हैं आपके, कांस्टेंट हैं। इन सारे एलिमेंट्स कांस्टेंट हैं। के है, के केवल यहाँ कितनी है, -3। ये क्या है, I इक्वल टू जे। ये एलिमेंट्स के कहाँ पर हों, जहाँ I इक्वल टू जे है। ये एलिमेंट्स I इक्वल टू जे का मतलब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। I इक्वल टू जे यहाँ पर होता है A11 A22 A33। यहाँ I और J तीनों में इक्वल है। ये कौन सा था, यहाँ I और J इक्वल नहीं होते। ये कौन सा एलिमेंट्स है, A12 12 के इक्वल नहीं है, A13 13 के इक्वल नहीं है। जहाँ पर I और J इक्वल नहीं है वो एलिमेंट्स जीरो। जहाँ I और J इक्वल नहीं है वो एलिमेंट जीरो। जहाँ I और J इक्वल है वो कहाँ होते हैं, डायगोनल में। वो एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। एक और ले लीजिए एक बी मैट्रिक्स, ये भी आपकी क्या है, स्केलर है। सपोज यहाँ ले लिया आपने कितना 5 0 0 5। ये देखेंगे आप, ये डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या है, नॉन जीरो और एक जैसे हैं। अगर नॉन जीरो हैं, सारे ही नॉन जीरो हैं, और अगर हमारा एक जैसे नहीं है तो क्या हुआ, वो डायगोनल है। और अगर एक जैसे हो गए तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स है। ये थोड़ा सा डिफरेंस था। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स फर्क इतना ही है कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स यहाँ पर नॉन जीरो होने चाहिए कैसे भी। अगर 1 2 0 भी हो जाए तो भी चलेगा, तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स डेफिनेशन दिया हुआ है कि ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इनके बारे में बात नहीं की गई है कि कैसे होंगे। अगर ये भी जीरो हो जाए तब भी वो डायगोनल है। तो डायगोनल की शर्त हमारी केवल ये है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट दिस वन ये जीरो होना चाहिए। इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन इन जनरल देखा गया है कि ये इस तरह के एलिमेंट्स हैं तो इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आपके हमारे कैसे हैं, ये 2 3 5 या फिर 2 -5 या 2। इसके प्लेस पे अगर कांस्टेंट एक जैसे आ जाएं, जैसे कि यहाँ पर आ गया -3 -3 यहाँ आ गया 2 5 और 5, तो ये फिर डायगोनल मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्केलर में। इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड लास्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, बिल्कुल यही
अगर यहाँ पर हमारा क्या था, ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होने चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दिस वन दिस वन दिस वन, यहाँ तो हमारे क्या थे, नॉन जीरो नंबर्स थे, कोई से भी हो सकते, डिफरेंट हो सकते थे। तो डायगोनल एलिमेंट्स है, अगर ये एलिमेंट्स आपके सेम हो जाए जैसे यहाँ और यहाँ हुए थे तो क्या हो गया, स्केलर हो गए। लेकिन अगर सेम हो जाए और सेम भी कैसे हो जाए, 1 1 1 हो जाए, तो फिर यही स्केलर मैट्रिक्स आपका कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या नाम देते हैं हम, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कैसे हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा इस तरह से 1 0 0 1। आप देखें कि यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 1 है, और अगर यहाँ देखें ये इस तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एलिमेंट्स यहाँ तो कुछ भी हो सकते थे डायगोनल। अगर यहाँ पर आपके ये 1 एक जैसे हो जाए तो स्केलर, और यहाँ पर एक जैसे हो जाए और वो भी केवल कितने 1 1 1 हो 1 1, तो बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो इसको आई से नोट कर देते हैं, इसको भी आप आई से नोट करते हैं। ये 3/3 का है, स्क्वायर तो होगा, पहले ही मैंने देखा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, तो इसको 3 ले सकते हैं, इसको आप 2 ले सकते हैं। कई भी जगह नोटेशन लिखा होता है I3, I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। ये था, और एक लास्ट और है आपका जिसका स्केलर स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई मतलब नहीं है, आपका 7th जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I एंड j, Aij इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स कैसा होगा, 0 0 0 0 0 0, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, उसको बोलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, इसको थोड़ा डार्क करके बना जाए, ये जीरो मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगल और स्क्वायर कैसा भी हो सकता है, इसके लिए शर्त नहीं है कि वो स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे बना लिया आपने, एक और बना लीजिए यहाँ पर, ये 0 0 0 0, ये भी है आपका। एक और बना लीजिए आप, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये कैसे हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, उसको बोलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ये 7 टाइप्स थे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें।